हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के शेड्यूल में दोस्तों हम लोग जो है जीएस सूत्र का जो है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है आज कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अनुच्छेद 135 बहुत पूछा जाता है। तो इसमें जो है क्या प्रावधान है, तो मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी, ऐसा वर्णन किया गया है। और जो है जब तक संसद कानून द्वारा प्रावधान नहीं करती तब तक सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले में अधिकार क्षेत्र और शक्तियां होंगी जिन पर अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास समीक्षा करने की शक्ति होगी। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 138 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार का वर्णन किया गया है। संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय होगा और सर्वोच्च न्यायालय के पास अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के समान अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है और संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 में उल्लिखित उद्देश्यों के जो है अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो है निर्देश आदेश या रिट जारी करने का शक्ति भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 141 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है और कानून एक रूपता में स्थिरता, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 141 में किया गया है। अनुच्छेद 142 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आधिकारिक आदेश पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है। संसद द्वारा इस जो है संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। अनुच्छेद 143 की बात करें तो सार्वजनिक महत्व के जो है मामले में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 144 में नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और जो है न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अगला है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक इसका वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे देख लेते हैं इससे संबंधित। तो 214 की बात करें तो यहाँ पे राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ऐसा वर्णन जो है 214 में किया गया है। अनुच्छेद 215 की बात करें तो यहाँ पे उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालयों के रूप में जो है इसका वर्णन किया गया है 215 में। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालयों का जो है गठन का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे जो है न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करने का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 217 में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति एवं शर्तें का वर्णन है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जैसे कि दुर्व्यवहार अक्षमता के आधार पर इसका जो है वर्णन किया गया है। हटाए जाने की प्रक्रिया का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट है योग्यता पूछता है तो 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय में वकालत की हो और 10 वर्षों तक जो है न्यायिक पद पर रहे हों। अगला है यहाँ पे अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का जो है उच्च न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 219 की बात करें तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है राज्यपाल द्वारा। अगला है अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अगला है अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि का जो प्रावधान है। वेतन राज्य की संचित निधि से होता है, पेंशन भारत की समेकित निधि से होती है। अगला है अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 की बात करें तो किसी न्यायाधीश का जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण सीजीआई के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
अनुच्छेद 225 में मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और रिट का प्रावधान है। रिट जो है उच्च न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 226 में है, कतिपय रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालयों की शक्ति उच्च न्यायालय की रिट उच्चतम न्यायालय की रिट से अधिक व्यापक है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा कानूनी मौलिक अधिकार पर भी जो है रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 में है, उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार है। अनुच्छेद 231 में है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करना है। 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का जो है वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 231। अनुच्छेद 233 ए की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का जो सत्यापन का वर्णन है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालयों से परामर्श के बाद। अनुच्छेद 234 की बात करें तो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। जिला न्यायालय का वर्णन की बात करें तो दीवानी न्यायालय और अपराधी न्यायालय 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब हम लोग जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थानीय स्वशासन में की जो पृष्ठभूमि है सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो पहला पॉइंट है, भारत में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है राजस्थान के नागौर बागदरी ग्राम पंचायत में जो प्रारंभ हुआ। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में गठन किया गया और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहते हैं। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हैं। पहला है बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 1957 इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद अप्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की थी। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। कब? 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1970 ईस्वी में इसका जो है गठन किया गया। इसने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की और इसके अनुसार राजनीतिक दलों को चुनाव में सभी स्तरों पर भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट है जीवी के राव समिति 1985 योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास योजनाओं को धीरे धीरे स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से दूर किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप बिना जड़ वाली घास के समान एक प्रणाली बन गई थी। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे LM सिंघवी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। तो 1986 ईस्वी में इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की। PK थुंगन समिति की बात करें तो 1989 में PK थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। अगला है ग्रामीण स्तर पंचायती राज। यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। भाग किसमें है पंचायती राज? तो भाग जो है 9 में है और अनुसूची पूछा जाए तो 11 अनुसूची में और विषय 29 विषय हैं इसमें। अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लेकर के 243(0). शहरी स्तर पे जो है नगर पालिका होती है। यहाँ ये जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसका जो है प्रावधान है और मतलब गठन किया गया। 1 जून 1993 को लागू हुआ। 1 जून 1993 से लागू हो गई नगर पालिका। और भाग 9A के अनुच्छेद 243P से लेकर 243(2)ZG तक यहाँ पे
इसका प्रावधान अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची में इसका वर्णन है। विषय कितने हैं? 18। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध 3 विषयों पर आधारित है। विधायी संबंध, तो यहाँ पे पहला है विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका जो है वर्णन किया गया है। भाग 11 में वर्णित है विधायी संबंध। और प्रशासनिक संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक है, भाग 2 में वर्णित है। और वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक है और भाग 12 में वर्णित है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं योजना आयोग के बारे में, या फिर योजना आयोग कहते हैं या फिर नीति आयोग भी बोल सकते हो। योजना आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 में हुई थी। कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना? तो 15 मार्च 1950 को। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को संबोधन के द्वारा योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग की जो है घोषणा की। नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। नीति का आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री होता है जो कि मोदी थे। सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करती है नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। अब यहाँ पे संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो संवैधानिक निकाय में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैग के बारे में। कैग क्या होता है संपूर्ण इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात करें तो कैग की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 148 अनुच्छेद के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सार्वजनिक जन का जो है संरक्षक होता है। और कैग का जो कार्यकाल बहुत पूछा जाता है तो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। आप इसके बारे में समझ रहे होंगे ना कि या तो अगर उसका जो है जैसे कि जो है कोई जो है कैग है ये 55 में भर्ती हुआ, इसकी जो उम्र थी 55 में थी, तो 55 से 6 साल इसका कार्यकाल होगा। तो अगर 6 5 11 61 का हो गया, तो 61 का हो गया, तो अब मान लिया 61 का हो गया तो ये 6 साल पूरा हो गया इसके, ठीक है। लेकिन अगर वही जो कैग है ये 65 में भर्ती हुआ तो 6 साल अगर इसमें जोड़ोगे तो ये तो 68 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो इसलिए 65 वर्ष के पहले रिटायर उसका होना तय है। यानी वो ड्यूटी कितने दिन करेगा? अगर 62 में भर्ती हुआ तो 3 साल और करेगा, 65 साल में वो रिटायर हो जाएगा। यही बात जो कुछ लोग के बात समझ में नहीं आती, ये दो एज क्या मतलब क्यों वर्ष बताए जा रहे हैं, तो बस यही मैटर है। अगला देखेंगे यहाँ पे, तो त्याग पत्र किसको देता है? ये तो बहुत पूछा जाता है। त्याग पत्र ये देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। और कैग को संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जाएगा। केंद्र सरकार के लेखों की जो रिपोर्ट है किसको देना होता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्य सरकार के लेखों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। प्रथम कैग कौन थे? तो वी नरहरि राव थे, वी नरहरि राव। वर्तमान कैग कौन है? श्री के संजय मूर्ति। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। कैग एक जो है सदस्यीय संस्था भी है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के बारे में संपूर्ण डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 280 में इसका जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। और कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अर्ध न्यायिक निकाय है ये वित्त आयोग। कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य की जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इम्पोर्टेंट है ये। 15वें वित्त आयोग बहुत पूछा जाता है तो एन.के. सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग की बात करें तो अरविंद पनगड़िया है। एक जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते ही हैं। कार्य की बात करें तो केंद्र व राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले करों के शुद्ध आगमों का वितरण व आवंटन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का जो गठन अनुच्छेद 243
के वन में किया गया। तो अब हम लोग जो है अन्य जो है संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन करके। निर्वाचन आयोग बहुत पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं निर्वाचन आयोग से, क्योंकि जो इलेक्शन भी होने वाला है चुनाव, तो इससे क्वेश्चन पूछना श्योर है। अनुच्छेद 324 में इसका जो वर्णन किया गया निर्वाचन आयोग का। और चुनाव आयोग एक जो है स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए उभयनिष्ठ है। संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का कार्य इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। इसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के में एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य जो है चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति संख्या तय करते हैं। कौन संख्या तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करता है कितने लोग रहेंगे। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा इसकी जो है नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, अभी जैसे कि हमने ऊपर समझाया भी था, 6 वर्ष या 65 वर्ष क्या है। चुनाव आयोग की शक्तियां का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक, ये जो है शक्तियां हैं चुनाव आयोग की। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से जो है हटाए जाने की प्रक्रिया की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है कार्यकाल की जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 324 में इसका जो है वर्णन किया गया है निर्वाचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण में। यहाँ पे 324 में चुनाव का जो है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का जो है वर्णन किया गया है 324 में। अनुच्छेद 325 में क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचन नियम में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 327 में है विधानमंडल के चुनावों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसी विधानमंडल के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 329 की बात करें तो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का निषेध का वर्णन किया गया है। अगला यहाँ पे दोस्तों है NCSC। ये क्या है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक होता है। इसका जो वर्णन है 338 के अनुच्छेद में किया गया। 338 अनुच्छेद में NCSC 89th जो है यानी 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। NCSC एंड NCSC और NCST अलग हो गए थे किस संविधान संशोधन के तहत? 39th। अनुच्छेद 338 के बी में जो वर्णन किया गया है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का जो वर्णन किया गया है। संगठन की बात करें तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्लस जो है 3 अन्य सदस्य होते हैं NCSC और NCST में। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इसके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो UN द्वारा मानवाधिकार की जो है घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसकी जब घोषणा की गई थी तो उसका जो डेट होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल की बात करें 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो, जैसे कि भी हमने बताया है। अगर पहले भर्ती होगा 3 साल करेगा, और अगर 70 के आसपास यानी 69 में हुआ तो फिर 3 साल नहीं करेगा, 70 में रिटायर हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है। ये करंट का क्वेश्चन में पूछ सकता है आप लोगों से। और अगला है वैधानिक निकाय। ये कैसा है? वैधानिक निकाय है। क्या ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो ये वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो यह एक जो है स्वायत्त वैधानिक निकाय है। 1992 में महिलाओं के हितों एवं जो अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु आयोग को स्थापना की गई। इसका गठन महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे UPSC के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बार बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 315 में किया गया है। और संघ और राज्यों के लिए सेवा आयोग होगा, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, और एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, और जेपीएससी मतलब होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। सभी का वर्णन किसमें किया गया है? 315 में। अनुच्छेद 316 की बात करें तो सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के वर्णन है। यूपीएससी एंड जीपीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एसपीएससी राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है। अवधि की बात करें तो यहाँ पे यूपीएससी 6 या 65 साल इसका जो कार्यकाल रहता है, और एसपीएससी एंड जीपीएससी 6 से लेकर के 62 साल। त्यागपत्र किसको देता है? तो यूपीएससी एंड जो है जीपीएससी राष्ट्रपति को देता है, और एसपीएससी गवर्नर को देता है। गवर्नर में समझ रहे हो ना, राज्यपाल। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना एवं निलंबित करना, इसका वर्णन 317 में किया गया है। और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये भी 317 में बताया गया है। अनुच्छेद 318 की बात करें तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। सेवा शर्त का नियम है यूपीएससी एंड जीपीएससी राष्ट्रपति के द्वारा, एसपीएससी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 319 की बात करें तो सदस्य न रहने पर आयोग के सदस्यों द्वारा पद धारण करने पर प्रतिषेध का वर्णन है। अनुच्छेद 320 में आयोगों के कार्य और परीक्षा आयोजित करने के लिए इसका जो है प्रदान किया गया अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 323 में है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का वर्णन है। यूपीएससी राष्ट्रपति और एसपीएससी एंड जीपीएससी राज्यपाल। अगर इसको जो है साधारण भाषा में समझे तो लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है, एक यूपीएससी किसको देता है? तो राष्ट्रपति को, और एसपीएससी एंड जीपीएससी किसको देता है? राज्यपाल को। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा की बात करें तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। राजकाज की भाषा, राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा। भाग 17 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 में। अनुसूची 8वीं अनुसूची में इसका भाषा का जो है वर्णन किया गया है। हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक, 1 मिनट दोस्तों, आधिकारिक जो है भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान है। मूल संविधान में जो है 14 भाषाओं का उल्लेख था। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी और मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा 15वीं का वर्णन किया गया है, मतलब जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी शामिल की गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली जो है ऐड की गई। अगला यहाँ पे है प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। तो प्रमुख संविधान संशोधन की बात करें तो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 के 4 में है, ये इसमें 15 के 4 में जोड़ा गया। और अगला है 7वां संविधान संशोधन 1956 की बात करें। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन और द्वीप भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी में भारत का जो है अंग बना दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार जो है दिया गया। और नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन 1971 राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई। संविधान के भाग 4 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा व विधानसभा
के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके जो है द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं जो पक्षियों का जो संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का जो गठन और संगठन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से जो है 5 वर्ष कर दिया गया। और अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल विरोधी प्रावधान का वर्णन है अनुसूची 10 में जोड़ी गई। अनुच्छेद 101 और 102, 190 तथा 191 में संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी NCR का दर्जा दिया गया। अगला है दोस्तों 27वां संविधान संशोधन 1971। पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा की 525 सदस्य संख्या को बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 की बात करें तो सिक्किम को सहराज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके जो अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की जो कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 92वां संविधान संशोधन की बात करें 2003 में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संताली भाषा को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। 53वां जो संविधान संशोधन 2005 शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15 के खंड 5 प्रावधानों के तहत किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2009 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 की बात करें तो संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इसे रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू करने हेतु इसका प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण 10 साल तक बढ़ा दिया गया तथा आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया। 106वां जो संविधान संशोधन 2023 इस संविधान संशोधन को जो है महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है। यह विधेयक भारतीय संसद द्वारा 2021 सितंबर 2023 को पारित किया गया और इसे 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, ये टॉपिक को। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि किसी की आपके एक शेयर करने से किसी की बहुत बड़ी जो है सहायता हो सकती है, किसी का जो है सपना पूरा हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने जो फ्रेंड को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे कि मुझे जो मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।